हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन चालू था। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सबसे अहम टॉपिक्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उसके अंदर हमने कॉलॉइड्स के बारे में जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी वो ले ली। कॉलॉइड्स के पार्टिकल की साइज क्या होती है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन अगर हो तो उसका मतलब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज कितनी होती है, सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज कितनी होती है, और साथ में ही कॉलॉइड्स के हमारे पास पार्टिकल होते हैं उसकी साइज कितनी होती है। क्लियर। ये सारी बातों का हमने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर लिया। हमें उसमें से सिर्फ कॉलॉइड्स पे फोकस करना है और जो कॉलॉइड्स है उसके पार्टिकल की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो वो जो हमारे पार्टिकल की साइज है उसी के बेसिस पे हम प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स भी पढ़ने वाले हैं। तो उस बात को खास ध्यान दीजिएगा कि प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स जो है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए। जैसे फ्रोनलीच आइसोथर्म था, जैसे लैंगम्यूर आइसोथर्म था, वैसे ही कॉलॉइड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलॉइड्स के हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वो क्लासिफिकेशन हमने 3 पार्ट पे किया था। फर्स्ट जो हमारे पास फेज के डिपेंड, माफ कीजिए, स्टेट के डिपेंड पे जो या फेज के डिपेंड पे हमने जो बाइफरकेशन किया था उसका वो हमने नाम रखने के लिए किया था कि सपोज मेरे पास अल्कोहल एज अ डिस्पर्सिंग मीडियम है तो मैं उसको अल्कोसॉल कहता हूं, फिर गैसियस अगर है मेरे पास तो मैं उसको एरोसॉल कहता हूं। क्लियर ना। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के मेरे पास एग्जांपल थे जो मैंने अगले लेक्चर में आपको सिखा दिए। इस लेक्चर के अंदर एक्चुअली में ये जो है तीनों पार्टीशन को तीनों लेक्चर के अंदर बाइफरकेट किया है मैंने। हमारा जो आज का टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है और सबसे इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट नोट भी है। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल मैंने नॉर्मली डिस्कशन कर ली थी उसके अंदर कि जब हम बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मींस इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्सिंग फेस, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, जब हम डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्ड फेस, माफ कीजिएगा, जब हम डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्ड फेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कौन कौन से टाइप्स हो जाते हैं कॉलॉइड के, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके सबसे अहम 3 टॉपिक 3 अलग-अलग पार्टीशन पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल्स के बेस पे है, उनकी साइज के बेस पे है। रेडी। इस लेक्चर के अंदर हमें ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, लायोफिलिक सॉल एंड लायोफोबिक सॉल। ये लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल समझने से पहले एक बात आपको मैं दिमाग में डाल दूं। आप लोग ने 10th के अंदर एक फॉर्मेशन पढ़ा था, मिशेल फॉर्मेशन, याद कीजिए। एक्चुअली में उसको माइशेल कहते हैं, हम 10th में उसको मिशेल कहते हैं। सो मिशेल फॉर्मेशन जो है वो मिशेल फॉर्मेशन के अंदर हमने एक पार्ट पढ़ी थी कि हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड, ऐसा हमने पढ़ा था। क्लियर ना। पानी की और हाइड्रोफिल, हाइड्रो मींस वाटर, फिल मींस लविंग। क्लियर ना। वाटर लविंग जो होते हैं, वाटर लविंग, क्लियर ना, वाटर लविंग उसको हमने हाइड्रोफिलिंग कहा था, हाइड्रोफिलिक कहा था, और वाटर हेटिंग को हमने हाइड्रोफोबिक कहा, फोबिया कहते हैं ना वैसे। क्लियर। तो वैसे ही यहाँ पे कॉलॉइड के 2 पार्टिकल, माफ कीजिए 2 पार्टीशन हो गए हैं। क्या? कॉलॉइड के 2 अलग-अलग पार्टीशन हो गए हैं। वो कॉलॉइड के जो 2 पार्टिकल जो पार्टीशन है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। एक्चुअल में टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो एज ए डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैंने इसको डिफरेंस के तौर पे भी यहाँ पे बोर्ड पे डिस्क्राइब कर दिया है और आप उसको एज ए शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो डिफरेंस में तो काम में आएंगे ही, लेकिन अगर इंडिविजुअल शॉर्ट नोट अगर आपको लिखनी है तो भी ये बहुत काम में आएगा। ठीक है। सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए कि हम जिस बेसिस पे उसको बाइफरकेट कर रहे हैं वो बेसिस क्या है। हमने बाइफरकेट करने के लिए बेसिस पे ऐसा लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम ये दोनों क्या होते हैं मैंने आपको अगले लेक्चर में सिखा दिया। आपको मैंने बताया भी था कि एक-एक एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दीजिएगा कि इसके अंदर कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है और कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है। कुछ बच्चों ने एग्जांपल के आंसर दिए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं दिए हैं, तो वो लोग दिमाग में रखिए कि आपके लिए वो बताया गया था, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है। आपको समझ में आए, आपको एग्जांपल एमसीक्यू में आने वाले हैं तो आप लोग को ध्यान देना है। रेडी। तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़िए कि मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से दी जा रही है, सर मुझे जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो मेरे लिए दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ के ही पढ़िए। रेडी।
चलिए टॉपिक चालू करते हैं। हमारा जो आज का बाइफरकेशन है वो है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। सो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिपेंड्स में बाइफरकेशन करना। रेडी? जैसे मैं आपको नॉर्मल समझाऊं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नमक वाला पानी एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो वहां पे नमक के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा होता है, ट्रू सॉल्यूशन है मतलब वो जुड़े हुए रहते हैं, बराबर। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलॉइड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लायोफोबिक सॉल, सॉल माने कॉलॉइड, समझना, सॉल माने कॉलॉइड, लायोफोबिक सॉल एंड लायोफिलिक सॉल। रेडी? कुछ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करते हैं लियोफिलिक, आप कोई भी कर सकते हो, हमें तो मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ग्रास्पिंग दिमाग में जाना, अच्छी तरीके से ग्रास्प होना चाहिए सारी बातें। रेडी? सो लायोफोबिक एंड लायोफिलिक का मतलब समझ लीजिए भाई। लायोफिलिक सॉल मतलब कि लिक्विड, लायो मींस लिक्विड, लिक्विड लविंग, वहां पे हाइड्रोफिलिक था मतलब वाटर लविंग था। यहाँ पे समझिए क्या, लिक्विड लविंग एंड लिक्विड हेटिंग, ये दो भाग हो जाएंगे। क्या? लिक्विड लविंग मतलब कि पानी, सिर्फ माफ कीजिए, सिर्फ पानी नहीं, लिक्विड का कोई भी टाइप का लिक्विड है वो लिक्विड लविंग, लिक्विड की तरफ जो भी सॉल अट्रैक्टिव रहते हैं, जो भी सॉल अट्रैक्ट रहते हैं किसके टुवर्ड्स, लिक्विड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट रहते हैं। बहुत अच्छी वहां पे ऐसा कह सकते हो कि अट्रैक्शन फोर्स रहता है, उनका इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, वो सब कहे जाते हैं क्या, लायोफिलिक सॉल। डन? लायोफोबिक मींस व्हाट, लिक्विड हेटिंग, वहां पे लिक्विड दूर भागता है, क्या करता है, तो कॉलॉइड जो है लिक्विड से दूर भागता है, मतलब कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है, तो समझना अच्छी तरीके से। रेडी? लायोफोबिक मींस लिक्विड लविंग एंड लायोफोबिक मींस लिक्विड हेटिंग। अब इनको मैंने सामने सामने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको जब एक टॉपिक लायोफिलिक का समझ में आ रहा है तब उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट टॉपिक ही लायोफोबिक का होगा, तो आपको दोनों जो शॉर्ट नोट है वो एक साथ याद हो जाएगी और साथ में उसका जो डिफरेंस है वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोर्ड के ऊपर वो डिफरेंस को प्रॉपर्ली लिख भी दिया है कि आप लोग शॉर्ट नोट बनाना चाहो तो जैसे कि भाई आपको लायोफोबिक, माफ कीजिए, लायोफिलिक की अगर आपको शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखनी है तो आप लायोफिलिक की शॉर्ट नोट ऐसे लिख सकते हो, लायोफोबिक की लिखनी है तो यहाँ से लिख सकते हो। क्लियर? ध्यान रखिएगा खास। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला सॉल्ट है लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफिलिक सॉल्ट की पहले तो हमें डेफिनेशन समझनी है, जैसे मैंने आपको समझा दिया क्या है। There is a strong affinity between dispersed phase and dispersing medium। आपको तो दिमाग में पहले वही बात होनी चाहिए भाई dispersed phase और medium है क्या, जो मैंने आपको अगले लेक्चर में सिखाया। जिन्होंने नहीं दिखाया वो आगे के लेक्चर के अंदर जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे लायोफिलिक कॉलॉइड, इट मींस कॉलॉइड, सॉल मींस कॉलॉइड, लायोफिलिक कॉलॉइड मतलब कि क्या, कि जो भी डिस्पर्स्ड फेज है, जो भी डिस्पर्सिंग मीडियम है, उन दोनों के बीच में बहुत ही मस्त बाउंडेशन होता है, एकदम स्ट्रांग और अच्छा बाउंडेशन होता है। क्लियर? वहां पे कोई प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं होता कि भाई ये मॉलिक्यूल यहां से दूर भाग जाएगा, ये मॉलिक्यूल यहां से दूर भाग जाएगा, वो चिपके हुए रहते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे उसका सेम एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है, क्या, there is a low affinity between the dispersed phase and dispersing medium। डन? इसके अंदर जो भी सेंटेंस में लिखे है वो सेंटेंस आपको मैं विद एग्जांपल धीरे धीरे कहीं जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, तो खास ध्यान रखिएगा। रेडी? पहला तो डेफिनेशन है, नॉर्मल डेफिनेशन है कि भाई जैसे मैंने कहा भाई लायोफिलिक अट्रैक्शन रहता है, लायोफोबिक अट्रैक्शन नहीं रहता, हेटिंग रहता है, दूर रहता है, बराबर। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वहां पे बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यहाँ पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्लियर? वीक रहता है। सेकंड वन, ये खास ध्यान रखिएगा, जो सेकंड वन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ऑन शेकिंग विद डिस्पर्सिंग मीडियम, आपके ये डिस्पर्सन मीडियम, दे डायरेक्टली फॉर्म कॉलॉइडल सॉल्यूशन। समझना, लायोफिलिक वाले जो होते हैं आप उसको ऐसे शेक करके डायरेक्ट कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप एक बात दिमाग में रखिए कि भाई मेरे पास बटर मिल्क है, बटर मिल्क सपोज है, आपका बटर मिल्क है आपके पास, आपने ऐसा देखा होगा, ये जो बटर मिल्क का एग्जांपल है ना वो 2-3 पॉइंट में काम में आने वाला है, इसलिए मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूं। वो बटर मिल्क है वो पड़ा होता है, ठीक है ना, और आपने कभी-कभी देखा होगा कि पानी ऊपर दिखता है आपको और जो एक्चुअल उसका जो पार्ट होता है व्हाइट कलर का वो नीचे बैठ जाता है। रेडी? कर्ड टाइप जो पार्ट होता है, फिर आप जैसे उसको आपकी मम्मी जैसे आपको देती है तो आप कहते हो कि भाई ये तो पानी और ये अलग हो, तो क्या कहते हैं मम्मी भाई उसको आप क्या कर लो, स्टर कर लो,
उसको हिला दो, मतलब आप क्या करते हो, शेक करते हो तो भी आसानी से कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है ना। रेडी, यानी लिक्विड लायोफिलिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं नॉर्मल शेकिंग से भी। रेडी, उसको बनाने की मेथड का ये पॉइंट आ गया है, समझिए क्या कि लायोफिलिक सॉल्व वो नॉर्मल शेकिंग प्रोसेस से भी बन सकते हैं, पर colloid, this type of means lyophobic colloid, this colloids can be prepared by indirect method only। ये जैसे डायरेक्ट शेकिंग से हो जाता है वैसे ये नहीं होता, इनको प्रॉपरली मशीनरीज के अंदर डाला जाता है या उसके ऊपर कोई प्रॉपर हमें मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके ये जो हमारे पास लायोफोबिक सॉल्व है वो बनता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक समझ में आ गया। मैं आपको साथ में एक साथ वापस समझाता जाऊंगा। पहला क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। सेकंड वन, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि भाई यहाँ पे जो कॉलोइड होते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है वो नॉर्मल शेकिंग से भी बन जाते हैं यानी डायरेक्टली बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बनता, यहाँ पे कोई प्रॉपर मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, और ये प्रिपरेशन की जो मेथड है वो भी हमें नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़नी ही है। रेडी, जो हमारे चैप्टर का आखिरी सेशन है, प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नाउ थर्ड वन, दे आर इजी टू प्रिपेयर। ये जो है खास ध्यान रखिएगा, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। बच्चे को समझ में ही नहीं आता, जब भी ये पूछा जाता है तब तो बच्चे से घूमते हैं कि सर ये तो आया ही नहीं था कहीं पे, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। दे आर इजी टू प्रिपेयर एंड सो इट कॉल्ड इंट्रिंसिक कॉलोइड। दो कॉलोइड सबसे ज्यादा डेफिनेशन के अंदर और इवन एग्जांपल के अंदर और एमसीक्यू में भी आते हैं। इंट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलोइड कौन होते हैं और एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलोइड कौन होते हैं। देखिए ये जो होते हैं ना वो इंट्रिंसिक कहे जाते हैं, ये जो होता है वो क्या कहे जाते हैं, एक्सट्रिंसिक। दिस वन इज इंट्रिंसिक एंड दिस वन इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक टाइप के जो कॉलोइड्स है उसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे कि जिलेटिन है, आप गम ले सकते हो, आप स्टार्च ले लो, मैदा और पानी ले सकते हो ना, स्टार्च, क्लियर, आप जिलेटिन ले सकते हो, रबर ले सकते हो। ये सारे एग्जांपल इंसिंट्रिक कॉलोइड्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजीली फॉर्म हो जाता है, मैदा पानी में डाल दो, स्टर कर दो, आसानी से बन जाएगा। बट दिस टाइप ऑफ कॉलोइड मींस lyophobic colloids, means lyophobic salt, they are difficult to prepare, so it called extrinsic colloid. Extrinsic colloids means what? Extrinsic means what? Difficult to prepare। जैसे कि मेटल की एलॉय आप हिला के बना सकते हो? नहीं हो सकता। आप मेटल को स्टर करोगे क्या बन जाएगा? नहीं, उसके ऊपर हमें कोई प्रॉपर मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। हम उसके ऊपर जब तक कोई प्रॉपर मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, सारी मेटल को पहले तो हम क्या करते हैं, एलॉय बनाने के लिए अलग अलग मेटल चुनते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज को चेक करने के बाद हम उसको मिक्स अप करने के लिए भी ये चीज दिमाग में रखते हैं कि इसको मिक्स करने से क्या बनेगा। रेडी, जैसे कि गोल्ड के अंदर आयरन मिक्स करके नहीं हम गोल्ड बना सकते, क्लियर ना, 24 कैरेट गोल्ड में से 22 कैरेट गोल्ड बनाना हो, गोल्ड बनाना तो नहीं बन सकता, लेकिन कॉपर और सिल्वर यूज किया जाता है। क्यों? हार्डनेस के लिए वो चीज अच्छी है इसलिए। रेडी, तो उसकी कुछ सुटेबल प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी भी चेक करनी पड़ती है, फिर उसको हायर टेम्परेचर पे मेल्ट करना पड़ता है। इन शॉर्ट, इनको बनाने के लिए बहुत से दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। यहाँ ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं करता, ये आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। आपके पास घर पे जैसे बटर मिल्क का एग्जांपल दिया, ऐसे ही पड़ा है, पकड़ के ऐसे स्टर कर दो, बात खत्म, सिंपल। यहाँ पकड़ के मेटल को स्टर करो, कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई प्रॉपर मेथड चाहिए, इसको बनाने के लिए कोई मेथड की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसलिए इसको इंट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलोइड कहते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलोइड कहते हैं। क्लियर? ये दोनों जो है ना वो दिमाग में रखना, ये दोनों इसलिए अलग अलग लिखे हैं मैंने। ये कॉलोइड डायरेक्टली बन जाते हैं, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस से बनाने पड़ते हैं, और ये इजीली बन जाते हैं, इसलिए इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। और ये इजीली नहीं बनते, इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए ये क्या कहे जाते हैं, एक्सट्रिंसिक। क्लियर? वापस आ जाइए, पहले से चालू करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ा? डेफिनेशन थी डिस्पर्सिंग मीडियम और हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज है वो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोबिक के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये डायरेक्टली बन जाता है, ये इनडायरेक्टली मेथड से बनता है। ये इंट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलोइड्स कहे जाते हैं, ये एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलोइड कहे जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लेक्चर के अंदर एंड तक बने रहिएगा, पूरा डिफरेंस यही याद हो जाएगा। और याद होने के बाद एक बार बिना देखे उसको लिख दीजिए, एक वीक के बाद वापस बिना देखे लिख लीजिए, कभी आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट माइग्रेट टूवर्ड्स, ये भी बहुत काम का टॉपिक है, आपका ध्यान रखिएगा। द पार्टिकल्स ऑफ salt means colloid, this type of colloid migrate towards anode or cathode in electric field, and this salt particle may or may not migrate in electric field। अब समझिए ऐसा क्यों, पहले उसका मतलब समझ लीजिए, सेंटेंस का मतलब क्या है कि भाई ये टाइप के जो कॉलॉइड होते हैं, वो कॉलॉइड उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता क्यों है, क्योंकि उनके पास कोई डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, पोल होंगे ना। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन जनरेट हुई होगी, यानी कि यहाँ पे एनायन और कैटायन जनरेट हुए होंगे, तो ही तो वो एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख पाते हैं। सिंपल है ना। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों रख पाते हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कंपलसरी होती है। और इसीलिए ये जो पार्टिकल है सॉल्ट के, वो क्या एनोड और कैथोड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनोड और कैथोड के अंदर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सिंपली समझ में आ गया, क्लियर। क्या ये जो होता है, क्या इंट्रिंसिक टाइप के जो कॉलॉइड होते हैं, मतलब कि लायोफिलिक जो कॉलॉइड होते हैं, वो लायोफिलिक कॉलॉइड, समझिए वो लायोफिलिक कॉलॉइड जो होते हैं, वो लायोफिलिक कॉलॉइड वो माइग्रेट होते हैं, वो होते ही है। ये माइग्रेट हो भी सकते हैं, माइग्रेट नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट होगा ही नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, पर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो अगर ना के बराबर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ केसेस के अंदर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल केसेस हमारे पास है, तो कुछ केसेस के अंदर होता है कि जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, या तो वीक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर वहां पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो जनरेट होनी चाहिए वो होगी ही नहीं। यानी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कैटायन और एनायन अगर होंगे ही नहीं, ये जो है बात, वो यहाँ पे अगर नहीं होगा, तो जैसे यहाँ पे ये जो चीज है वो बन रही है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आयन बन ही नहीं रहे, तो ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जो उसके जो रोड है, अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रोड है, वहां पे माइग्रेट नहीं हो सकते, ये लोग हो सकते। सिंपल समझ में आई बात। चौथा टॉपिक क्या है, क्या लायोफिलिक टाइप के जो कॉलॉइड होते हैं वो कैथोड और एनोड के टुवर्ड्स, क्या कैथोड और एनोड के टुवर्ड्स माइग्रेट हो सकते हैं। लायोफोबिक टाइप के जो कॉलॉइड होते हैं वो नहीं हो सकते। वापस आ जाओ पहले से, वापस पहले चार ले लेते हैं। फर्स्ट क्या था डेफिनेशन, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, वो क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है, डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता। इंट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलॉइड है, एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ कॉलॉइड है। क्लियर ना। देखिए ये मोस्ट आएंगे ना, ये ध्यान रखना खास, रेडी। और अब जो टॉपिक पढ़े वो क्या कि भाई ये जो है वो एनोड और कैथोड के टुवर्ड्स माइग्रेट होते हैं, ये एनोड और कैथोड के टुवर्ड्स माइग्रेट नहीं हो सकते। रेडी। 4 टॉपिक खत्म कर दिए, 4 टॉपिक हो गए, समझना। चलिए 5th नंबर के टॉपिक की ओर आते हैं। The solids obtained after evaporation, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना खास। क्या एक्चुअल में छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन मैंने इसको बड़ा करके थोड़ा समझाने के लिए लिखा है। डिफरेंस इतना ही है कि ये जो होते हैं ना वो रिवर्सिबल टाइप के सॉल यानी कि कॉलॉइड कहे जाते हैं, और ये जो होते हैं वो इरिवर्सिबल टाइप के सॉल यानी कि कॉलॉइड्स कहे जाते हैं। और ऐसा क्यों, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। The solids obtained after evaporation may be recovered to form the salt by simply shaking them with the dispersion medium. So these salts are reversible, but the precipitated mass can not be brought back to the colloidal state by simply shaking them with the dispersing medium. So these salts are irreversible. ये टॉपिक आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बटर मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। बटर मिल्क पड़ी है आपके पास, यानी कि आपने कॉलॉइड पहले बना दिया, शेक करके मस्त कॉलॉइड बना दिया।
पर वो पड़ी वो वहां पे ऐसे बाउल के अंदर पड़ा हुआ है, और बाउल के अंदर जब तक आप खाने बैठे थे, जैसे कि भी खाना बनाना बाकी है तो आप टीवी देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो टीवी देखने आप बैठ गए और खाना खाना खाने के लिए आपकी मम्मी आपको बार बार बोलती है खाना खाने बैठ, लेकिन आप तो टीवी में ही घुल रहते हो। तब तक क्या होगा, वो जो बटर मिल्क थी उसके अंदर वापिस वो चीज हो जाएगी क्या, जो शेक करने से पहले थी। जो उसके एक्चुअल पार्टिकल थे, जो कर्ड पार्टिकल थे, वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी वाला पार्टिकल ऊपर आ जाएगा। मतलब आपको एक सरफेस दिखेगी अलग, एक पानी की सरफेस ऊपर अलग दिखेगी और नीचे आपको कर्ड के पार्टिकल अलग दिखेंगे। क्लियर? यानी कॉलॉइड बन गया था, कॉलॉइड से वो दोनों अलग भी हो गए, आपने उसको सिंपली शेक किया, इसलिए लिखा हुआ है क्या, मे बी रिकवर्ड हो जाता है, बटर मिल्क वापस मिल जाएगी अलग होने के बाद, मे बी रिकवर्ड टू फॉर्म सॉल्व बाय सिंपली शेकिंग देम, वापस उसको शेक कर दो, आपको वापस कॉलॉइड मिल जाएगा। मतलब कि ये टाइप के कॉलॉइड वो रिवर्सिबल होते हैं। आप उस कॉलॉइड को बना रहे हो उससे पहले और बन जाने के बाद आप उसको कोई भी कंडीशन में ला सकते हो। रेडी? समझ में आ गई बात? एग्जांपल के साथ समझिए तो बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या ये रिवर्सिबल होते हैं? ये तो इरिवर्सिबल होते हैं भाई। आपने गोल्ड बना दिया, जैसे कि आपने ऑर्नामेंट पहनते ना गोल्ड की, आपने गोल्ड की जैसे रिंग पहनी हुई है, गोल्ड की रिंग जैसे कि आपने पहनी है वो 20 कैरेट की है, सपोज गिनिए 20 कैरेट की है, यानी कि टोटल जो प्योर गोल्ड होता है वो कितना होता है, प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट गोल्ड होता है, और 24 कैरेट में से 20 कैरेट आपका गोल्ड है और 4 कैरेट आपने कॉपर डाला हुआ है। ड्यू टू आपको उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, उसकी हार्डनेस भी बढ़ानी है, इसलिए। रेडी? तो ये जो है वो इरिवर्सिबल क्यों कहे जाते हैं? आप उस रिंग को चाहे कितना भी स्टर करोगे, सिंपली शेक करोगे, कुछ भी करो, क्या उसमें से गोल्ड और कॉपर अलग हो जाएंगे और वापस अपने आप मिक्स हो जाएंगे? नहीं, वो तो उसकी मॉल्टन स्टेट होते हैं ना उसका, उसके अंदर भी अलग नहीं होते जब तक फिल्ट्रेशन ना करो। फिल्ट्रेशन ना करो तब तक ये क्या, आपने जैसे आप गोल्ड बेचने जाते हैं ना, तो उसका एग्जांपल आपको समझाता हूं, थोड़ा आपको काम में भी आएगा आगे आपके जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर। जैसे हम गोल्ड बेचने जाते हैं तो वो हम उसका जैसे वो ऐसा कीमत बोलता है कि भाई आज की कीमत गोल्ड की इतनी है। रेडी? और आप जो गोल्ड लेके आए हो उसके अंदर एक्चुअल गोल्ड की मात्रा इतनी है और बाकी जो है वो दूसरा कोई मटेरियल है, स्ट्रेंथ डालने के लिए कॉपर डाला गया है या सिल्वर डाला गया है, वो अलग मटेरियल है। हम उसका जो भाव है, वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसका भाव आज नहीं देंगे, हम आज का गोल्ड का ही भाव देंगे। आपकी रिंग 20 कैरेट की है, एक एग्जांपल देता हूं, आपकी रिंग कितने कैरेट की है? 20 कैरेट की है। आज का 24 कैरेट का जो गोल्ड का जो रेट है, जैसे कि है फॉर एग्जांपल 30,000, तो उस रेट के हिसाब से, गोल्ड के ही रेट के हिसाब से भाव ताल होता है। आपका 24 कैरेट की रिंग, आप ऐसा दिमाग में मान के चलते हो कि मेरी 20 कैरेट की है, तो ही बाकी 4 कैरेट का आपको कुछ मिलेगा नहीं, 20 कैरेट का ही आपको मिलेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हो सकते हैं सिर्फ फिल्ट्रेशन से, बाकी आप उसको शेक करोगे तो अलग हो जाएगा, वापस मिल जाएगा नहीं। ध्यान रखना खास, क्या ये जो होते हैं एक बार बन गए, गोल्ड की रिंग बन गई, फिर वो रिवर्सिबल नहीं जा सकती जब तक उसके साथ कोई प्रॉपर मेथड अप्लाई ना की जाए। जब तक हम उसके ऊपर कोई प्रॉपर मेथड अप्लाई नहीं करते तब तक बात नहीं बनती। ठीक है? समझ में आई बात? यानी कि ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं ये? इरिवर्सिबल। वापस आ जाओ ऊपर से, फर्स्ट डेफिनेशन थी, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से लर्न करो, ये बेस्ट मेथड है। एक एक टॉपिक नया आते जाए, वैसे वापस से ऊपर जाओ, और चैप्टर्स को पढ़ने का भी यही सेंस है, यही मैनर है कि भाई जैसे आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप सॉल्यूशन को भी देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी देखो, सरफेस केमिस्ट्री तो करंटली जा ही रहा है, तो आपको जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा तब तक आपको वो सारी बातें बार बार रिकैप होती रहेगी, बार बार रिवाइज होती रहेगी, तब तो याद होगा, वरना तो याद कैसे रहेगा। ठीक है? चलिए, क्या फिर से एक बार चेक इस पांच के बाद देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेस के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यहाँ पे जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ये डायरेक्टली बन जाता है, ये इनडायरेक्टली बनता है, ये इंट्रिंसिक टाइप के कॉलॉइड है, ये एक्सट्रिंसिक टाइप के कॉलॉइड है, यहाँ पे कैथोड और एनोड के टुवर्ड्स माइग्रेशन हो जाता है, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं होता, और अभी जो पढ़ा वो ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है? बाकी का डिफरेंस मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्चुअली में डिफरेंस बहुत छोटा है, उनके डिफरेंस जो टेक्स्ट बुक में मटेरियल में दिए बहुत कम है, लेकिन उसको बहुत ब्रॉड लेवल पे लिखा है, तो दिमाग में रखना और साथ में समझाता भी जा रहा हूँ। बटर मिल्क का एग्जांपल याद रखिए, गोल्ड का एग्जांपल याद रखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए,
द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्ट इज लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। इस बात को समझने के लिए मुझे जैसे ये आपको समझ में आ रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब ध्यान रखिए क्या करना है, मैं इसी के अंदर आपको समझा देता हूं। देखना, सिर्फ इतना ही रफ किया है मैंने आपको समझाने के लिए। रेडी? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्ट इज लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। समझना, मेरे पास मैंने डिस्पर्सिंग मीडियम जब बनाया, सॉरी मेरे पास जब ये डिस्पर्ड फेज, बराबर समझना, ये मेरे पास डिस्पर्ड फेज है। रेडी? उसको मैंने किसके अंदर डाल दिया? डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, मतलब कि कॉलॉइड बन गया। सिंपल समझना क्या? ये डिस्पर्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर मिक्स होके कॉलॉइडल सॉल्यूशन यानी सॉल्ट बन गया। रेडी? तो लिखा हुआ है, समझना, द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्ट, यानी कि ये सॉल्ट का जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस आपको ये जो दिख रही है, ये सरफेस का जो सरफेस टेंशन होता है वो इज लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है ना, ये उससे क्या रहता है? इज लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। इसका जो है वो कम रहता है, इसका ज्यादा रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? सीधी बात है, देखिए, ये जो है उसकी सरफेस के ऊपर के जो पार्टिकल थे, मींस यहाँ पे जो पार्टिकल थे, वो पार्टिकल को बैलेंस होना था। सबसे पहले तो एडजॉर्प्शन फिनोमेना याद करो, इसको बैलेंस होना था, बैलेंस होना था, और ये फेज हमने यानी कि जो भी चीज अलग थी उसके अंदर डाल दी। मतलब ये क्या हो गए, चारों ओर से अपना जो फोर्स था उसको क्या कर लिया, इन लोगों ने बैलेंस कर लिया। ठीक है, इन लोगों ने चारों ओर से अपना फोर्स बैलेंस कर लिया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया, सरफेस के ऊपर जो टेंशन था वो कम हो गया। यानी कि सरफेस टेंशन, जो खिंचाव था सरफेस के ऊपर, जो खिंचाव था ड्यू टू इनबैलेंसिंग वजह से खिंचाव आता है। क्लियर ना? हमने पढ़ लिया एडजॉर्प्शन के अंदर। तो वो जो खिंचाव था, वो खिंचाव यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। और अगर वो खिंचाव यहाँ पे कम हुआ तो सरफेस टेंशन अपने आप क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे डिस्पर्सिंग मीडियम के, वो अभी अनबैलेंस कंडीशन के अंदर ही है। जब तक डिस्पर्ड फेज उसके अंदर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे सरफेस का जो खिंचाव है वो बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंसिंग चीजें हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनबैलेंस कंडीशन में है, ये आएगा और इसको बैलेंस करेगा। सही है ना? ये जो है उसकी सरफेस के ऊपर ही आएगा और फिर उसको बैलेंस करेगा। इसीलिए इसका सरफेस टेंशन क्या रहता है? ज्यादा रहता है, इसका सरफेस टेंशन क्या रहता है? कम। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में ना आया हो तो वीडियो को पुश करो, बैक करो, वापस से पूरी चीज जो एग्जांपल समझाया उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है क्या? the surface tension of salt is lower than that of the dispersing medium, and here the surface tension of salt is same as that of the dispersion medium। देखिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, यहाँ पहले मैंने इसकी बात कर दी, लाल क्लिक की, ये समझाया वो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? the surface tension of the salt is same as that dispersion medium। क्यों सेम रहता है? क्योंकि यहाँ पे ये जैसे डिस्पर्ड फेज आके डिस्पर्सिंग मीडियम में मिक्स होगा तो लायोफोबिक भी ऐसे ही बनने वाला है, पर यहाँ पे इनकी सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ही नहीं। यानी कि ये जैसे ही आके इसकी सरफेस के ऊपर, इसकी बात चल रही है, जैसे ही ये आके इसकी सरफेस के ऊपर आएगा, ये अनबैलेंस था, ये भी अनबैलेंस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आया तो भी इसने इसको बैलेंस कहाँ किया है? क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं है, ना के बराबर है। यानी कि जब ये यहाँ पे आएगा तो इस भाई को बैलेंस करना चाहिए पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, दूर दूर भागेगा। अगर दूर दूर भागेगा तो ये बैलेंस नहीं होगा, यानी कि ये भी अनबैलेंस था और ये भी अनबैलेंस हो जाएगा। सिंपल। और जब अगर हम प्रेशराइज करके उसको मिक्स करेंगे तो ये उस वक्त भी बैलेंस हो जाएगा और इस बनने के बाद भी बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? यानी कि एक्चुअल में तो अनबैलेंस कंडीशन में रहता है, हम अप्लाई करते हैं कुछ तो बात बनती है। मैंने बोला ना यहाँ मेथड अप्लाई करनी पड़ती है बनाने के लिए। रेडी? सो लायोफोबिक के अंदर इसीलिए ये ध्यान रखना, खास बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पे, भाई यहाँ लोअर होता है, यहाँ हायर होता है। नहीं, यहाँ हायर नहीं होता, यहाँ सेम रहता है। ठीक है? क्यों? मैंने आपको समझाया। The surface tension of sole is the same as that of the dispersion medium. Now, last one,
viscosity of sol is higher than that of the dispersing medium. viscosity समझिए, viscosity मतलब आप सब पढ़ लिए हो 11th के अंदर। एक सरफेस दूसरी सरफेस को जो रेजिस्ट करती है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ था, पानी को आप फ्लो करवाते हो और साथ में हनी को फ्लो करवाते हो। हनी उतना फ्लो नहीं होता, पानी आसानी से फ्लो हो जाता है, क्योंकि पानी का एक लेयर दूसरे लेयर से क्या होता है, आसानी से यहाँ से ऐसे फिसल जाता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता, बीच में ना के बराबर होता है। क्लियर ना, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। क्लियर, गाढ़ापन कह सकते हो आप हिंदी के अंदर उसको, कि वो एकदम गाढ़ा होता है, वो जो हनी होता है ये एकदम पतला होता है। क्लियर, इसलिए ये आसानी से क्या हो सकता है, निकल सकता है, मतलब कि ये कम विस्कोस होता है, हनी जो है वो ज्यादा विस्कोस होता है। रेडी, तो विस्कोसिटी का मतलब समझ गए। अब सेंटेंस समझिए, विस्कोसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल, लायोफिलिक सोल, viscosity of this type of soil is the higher than that of the dispersing medium। सीधी बात है, मीडियम की जो विस्कोसिटी होगी कंपेयर टू सॉल, वो तो कम ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये तो अभी इंडिविजुअल बाकी है, ये एक्चुअल में गाढ़ा है, गाढ़ा ही होता है, लेकिन ये आके इसको और गाढ़ा बनाएगा, और ये मिक्स होके जो बना वो तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, विस्कोस हो जाएगा। मतलब ये तो विस्कोस था ही, साथ में ये और आएगा और इसको विस्कोस करेगा, मतलब ये जो बना उसकी विस्कोसिटी तो बहुत बढ़ जाएगी। रेडी ना, मतलब ये तो एकदम क्या हो जाएगा, ऐसे रजिस्ट हो ही नहीं पाएगा, ये तो थोड़ा बहुत भी रजिस्ट हो सकता था, यानी इसलिए लिखा हुआ है क्या, विस्कोसिटी ऑफ सॉल इज हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। अब ध्यान देना खास, विस्कोसिटी ऑफ सोल इज सेम एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। सेम क्यों है, जो जबरदस्त बच्चे दिमाग अपना चला रहे हैं उनको पता चल ही गया होगा, ये टॉपिक समझाया तभी कि यहाँ पे सेम क्यों होता है। क्लियर, और जिन जिन को पता चल गया है वो यही वीडियो को पुश कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि ये क्यों सेम होता है, ठीक है, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। ओके, लिख दिया, चलिए, क्या, विस्कोसिटी ऑफ सोल इज सेम एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। क्यों सेम रहती है विस्कोसिटी, भाई इसकी जो विस्कोसिटी थी वो डिस्पर्ड फेज में आके इसके अंदर क्या यहाँ पे ऐसे चिपक गया है, नहीं, इसकी जो विस्कोसिटी थी वही इसकी रहेगी। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ रोटेशन तो आया ही नहीं है, मतलब कि ये प्रॉपर्ली तो मिक्सअप हुए ही नहीं है, कॉलॉइड बना है, लेकिन ये भी गाढ़ा था, ये भी गाढ़ा ही है ना। कॉपर और गोल्ड को एग्जांपल के तौर पे लीजिए, कॉपर और गोल्ड जब होता है दोनों अपने मोल्टन स्टेट में होते हैं, तब गोल्ड की जो विस्कोसिटी होती है, कॉपर की जो विस्कोसिटी होती है, उसमें जैसे हम गोल्ड उसको मीडियम के फॉर्म में फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो डिस्पर्सिंग मीडियम के फॉर्म में जब गोल्ड है और जब बन गया और लिक्विड फॉर्म बनेगा, तो वो दोनों तो रहेंगे तो गाढ़ा ही ना, वो तो मिक्स हो गया है, दोनों रहेंगे तो एक प्रकार के विस्कोस ही ना, और वो दोनों की विस्कोसिटी नियर अबाउट सेम रहेगी। क्लियर ना, नियर अबाउट दोनों की विस्कोसिटी क्यों रहेगी, सेम रहेगी, वो भी एक प्रकार का ऐसा लिक्विड है जो सॉल के जैसा ही है। रेडी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल इज सेम एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। रेडी, नाउ फिर से सब कुछ वापस से एक बार देख लीजिए। क्या, पहला टॉपिक याद कीजिए, फर्स्ट टॉपिक क्या था, फर्स्ट टॉपिक से याद कीजिए, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्ड फेज, लायोफिलिक के अंदर क्या होता है, ज्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, डायरेक्टली बन जाते हैं, इनडायरेक्टली बनते हैं, इंसिंट्रिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, एनोड और कैथोड के टुवर्ड्स माइग्रेट हो जाते हैं, ये लोग माइग्रेट नहीं हो सकते, ये माइग्रेट हो जाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, अभी पढ़ा। सरफेस टेंशन इनका जो होता है डिस्पर्सिंग मीडियम का, वो हमारा जो डिस्पर्जन सॉरी जो बन गया है, हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया है, हमारा जो सॉल बन गया है, वो सॉल का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है कंपेयर टू डिस्पर्सिंग मीडियम। यहाँ दोनों का सेम रहता है। विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की कंपैरिजन में सॉल की ज्यादा रहती है, यहाँ दोनों की इक्वल रहती है। हो गया, आप आसानी से नोट लिख सकते हो यार, दिमाग पे आप बैठाओ, लिखते जाओ सारी बातों को, जो नोट डाउन करेगा वो सब कुछ सीखेगा। ठीक है, सो आखिरी एग्जांपल क्या क्या है, देखिए मैंने बताया वही एग्जांपल है, गम, स्टार्च, जेल, रबर, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल है, लायोफिलिक सॉल के। और मेटालिक सॉल, एलॉय आप लिख सकते हो, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, इंसर्ट सल्फाइड सॉल्यूशन लिख सकते हो, बराबर। जो ऐसे है जो मेटल के लिक्विड स्टेट में आने वाले, मेटल के मोल्टन स्टेट के अंदर आने वाले जो होते हैं, वो मेटल के मोल्टन स्टेट वाले जितने होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, और ये सारे एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ लिया है आपने, ऐसा मैं मान रहा हूं। और अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा है, साथ में ही पॉइंट को नोट डाउन किया है,
तो इस वीडियो को अभी पुश कर दीजिए और पूरा जो ये 2 पेज भर के जो मैंने लिखा हुआ है वो पूरा आप बिना देखे लिख लीजिए। रेडी? और लिखने के बाद फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये जो है मेरा कांसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो भी आपको सिखाया है वो सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई है। ठीक है, समझ में आई बात? रेडी? और एक और बात जो हर वक्त मैं आपको कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं वो उन बच्चों तक पहुंचाओ जो इनको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं या जिन तक ये सारी चीजें पहुंच नहीं रही है। ठीक है, जो लिंक जो हमारी है उनको शेयर कीजिए। आप लोगों ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट। लेकिन आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाय।